किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नकवी साहब, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर प्रेशियस टाइम। नकवी साहब, ऑफ कोर्स द फर्स्ट क्वेश्चन आज जिसको आप सबसे आप यही पूछ रहे हैं आज आपसे, ये जो मुज़ाकरात एक तरफ कौमी असम्बली में अब कहा जा रहा है कि अब ठंडी हवाओं का झोंका आ रहा है, अब मुज़ाकरात की बात हो रही है, PTI ने कमेटी बना दी है, राना सना भी फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात के बिना कोई हल नहीं है, यही तरीका है टू गो फॉरवर्ड। आखिर ये मुज़ाकरात क्या हुकूमत सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कर रही है कोई, या फिर आपको हुकूमत की वो नीयत भी नज़र आती है कि वो इस पॉलिटिकल टर्मोइल को ख़त्म करना चाहती है? फिर दो शमीम नकवी साहब, आप जो बात कह रहे हैं इसको प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है इस वक्त। ओके। अभी तक कोई फॉर्मल सेशन तो शुरू भी नहीं हुआ। बिहाइंड द सीन अगर कोई बातचीत हो भी रही है जो कि हमेशा इनफॉर्मल होती है, उसका कोई जब तक नतीजा नहीं आता उसके बारे में कोई असेसमेंट देना भी जायज नहीं होता। तो आई थिंक सो यू आर ट्राइंग टू पुट द कैटल द हॉर्स बिफोर द कार्ट वाली कहानी है। तो इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। अभी तक हुकूमत के जितने वुज़रा हैं उनकी तरफ से तो कोई सीरियसनेस इस मामले में नजर नहीं आती। वो तो इस मामले में लगे हुए हैं कि जी हम तो अभी इनकी नाक रगेंगे, पहले ये 9 मई की माफी मांगे, पहले ये इस चीज का इतराफ करें, पहले ये अपने गुनाहों का इतराफ करें, ये करेंगे वो करेंगे। भाईजान, आपको अगर यही सब करना है तो फिर मुज़ाकरात तो नहीं होंगे। आप इसको जो ख्वाजा साहब ने कहा, आपने इसको मजाक की रात बना ली है। बिल्कुल ठीक। If they're serious, they have stolen the mandate of the people of Pakistan. They have destroyed the constitution of Pakistan and they are guilty. और इनकी जान बख्शिश हो सकती है अगर ये शराफत से एक मिजाज छोड़ दे। अब मैं भी अगर इतने ही टफ स्टैंड के साथ शुरू होगा तो बात जाएगी कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। सर, आज असद कैसर साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस बात कही है कि हमसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया तो असेंबली नहीं चलेगी, किसी कानून के तहत MNAs को तंग किया किस कानून के तहत MNAs को तंग किया जा रहा है? सर, ये मैटर काफ़ी सीरियस है। डू यू थिंक कि PTI के MNAs पे दबाव डाल के उनसे इस्तीफ़ा लिया जा सकता है, जिस तरह असद कैसर साहब कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है? जी, इस मुल्क के अंदर हर चीज मुमकिन है। इस मुल्क में प्रेशर डाल के लोगों की लॉयल्टी चेंज की जा सकती है। प्रेशर डाल के वो लोग अपनी जिन्होंने 20-20, 25, 30 साल सियासत में लगाए हुए उनसे सियासत छुड़वाई जा सकती है। प्रेशर की नौयत यह है कि वीडियोज लाई जा सकती है, ऑडियो लाई जा सकती है, लोगों को बदनाम करने के लिए किसी हद तक जाया जा सकता है। आदम स्वाति के साथ जो हुआ उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि उनकी उम्र देखिए, उनकी जौजा की उम्र देखिए। वो हो सकता है खान साहब के ऊपर इज्जत केस हो सकता है। हमारे बनने की तो कोई हद रही ही नहीं है। अब प्रेशर डालने के लिए वो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस इज वॉर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक सर। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल को एक इशू बनाया हुआ है इस पर गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑलरेडी अब जानते हैं कि PTI को मनूवर और हैंडल और कंट्रोल करने के लिए पहले हमेशा ऑन देयर टोज रहती है, प्रेशर में रहती है। ऐसे में जब मौलाना साहब भी अपना एहतजाज की कॉल देने की बात करते हैं या कहते हैं कि हम ऐवान या मैदान के लिए तैयार हैं, अगर ऐवान में काम नहीं हुआ तो मैदान में करेंगे, तो हुकूमत पर प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। ये तो हमें नज़र इसलिए आया, और मैं इसलिए कह रहा हूँ नकवी साहब, क्योंकि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, शायद फैसल वाडा साहब भी मसरूफ़ थे। इसी वजह से आज MQM का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने गया और उनको अपनी तरामीम के हवाले से ही बताया और उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कि अगर मदरसों को वजारत तालीम के मातहत ही रखा जाए तो आपकी मुश्किलात भी दूर हो जाएंगी और काम भी चल जाएगा। डू यू थिंक कि सर मौलाना साहब इस वक्त अपनी डिमांड्स मनवा पाएंगे या फिर हुकूमत उनको घुमा जाएगी, कोई गुगली करा जाएगी? और इस सिचुएशन में क्या मुल्क का फायदा होने जा रहा है नकवी साहब इस बिल के जरिए? देखिए, पहली चीज तो मौलाना साहब को इससे बेहतर मौका तो मिल ही नहीं सकता अपनी बात मनवाने के लिए। इसी के एक तरफ हुकूमत ऑलरेडी दबाव में 26 नवंबर के, और PTI ने जो दबाव बढ़ाया हुआ है सिविल नाफरमानी का,
वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक और बड़ी जमात जो है वो उनके खिलाफ कोई मूवमेंट शुरू कर देते। तो उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक। तो ये बेहतरीन मौका है। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब कि मौलाना साहब कितने कामयाब होंगे अपनी बात पर, मेरे ख्याल से वो 100% कामयाब हो जाएंगे। इससे कि हुकूमत जो है हर चीज सेक्रीफाइस करने को तैयार है, सिर्फ हुकूमत नहीं सेक्रीफाइस करने को तैयार। ओके। तीसरी सवाल आपने मुझसे ये पूछा कि आपका इस बिल के बारे में क्या ख्याल है। पहली चीज तो ये है कि आप देखिए ये हुकूमत कितनी नाअहल है। बिल आता है कैबिनेट के पास, पहले कैबिनेट उसकी मंजूरी देती है, उसके बाद बिल प्रेजेंट होता है हाउस में। हाउस में जिस तरीके से इन्होंने बाकी बिल्स को पास किया, ये बिल भी पास कर लिया। बिल पास होता है, सदर साहब के पास चले जाता है, सदर साहब कुछ बगैर कमेंट्स दिए हुए वापस कर देते हैं, उसके बाद फिर बिल वापस चला जाता है। और अब 10 दिन भी गुजर गया, अब वो बिल लॉ बन चुका है कानूनी तौर पे, सिर्फ ये छाप नहीं रहे। हकीकत में पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि वो कानून बन गया। ये एक दफा फिर कानून, इस कानून के जरिए इसको अगर नहीं शाया करते, ये आईन की पामाली कर रहे। बिल्कुल ठीक सर। इनके लिए मुश्किल काम नहीं है कि ये बिल पास होने दे और उसके बाद इसका अमेंडमेंट कर दे। ये अमेंडमेंट क्यों नहीं कर रहे? इससे कि कोई ना कोई इन पे प्रेशर है। प्रेशर क्या है? प्रेशर ये है कि इन्होंने कुछ वादे किए हुए, बिल्कुल ठीक सर, वादे किए हुए, सेटअप में वादे किए हुए, और ये वादा खिलाफी हो रही होगी, और अगर वादा खिलाफी होगी तो पाकिस्तान को ना खिलाफी नुकसानात होंगे। बड़ी मुश्किल से हम सेटअप से निकले। ये इन्होंने मुल्क के साथ ज्यादती की है कि इन्होंने अगर कोई ऐसा कानून पास होने दिया है जिससे सेटअप में हमारे स्टेटस में कोई गड़बड़ हो जाए। वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो इनटू द ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। बिल्कुल ठीक सर। सर एक सवाल आपसे अब, आज सर बड़ा हम जानते हैं न्यूज़ में खबर चल रही थी, यूनान के पास कश्ती उलटने से 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं, 40 के करीब लापता हैं। सर आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, वजीर आजम को इस बात पे बड़ा फ़ख्र है। डिस्काउंट रेट जो मरकजी शरह सूद होता है सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक का, वो 2% कम हुआ, 15 से 13 पे आ गया, 22 तक गया था ऑल टाइम हाई। वजीर आजम बड़े खुश हुए, कहा मईशत सही जा रही है। इन्फ्लेशन के नंबर्स कुछ कम हुए, वजीर आजम खुश हुए कि मईशत बड़ी अच्छी जा रही है। सर हमारी रेमिटेंसेज रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच रही हैं, $35 बिलियन पे। हमारे स्टेट बैंक के और हमारे इकोनॉमिस्ट, हमारे वजारत ख़जाना के लोग बड़े खुश हुए। सर मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ नकवी साहब कि 10 लाख के करीब लोग हर साल पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, बाहर जाके मौके ढूंढ रहे हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के, और जाहिर बात है घर पैसे भेजेंगे तो रेमिटेंसेज में तो इजाफा होगा ही। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि बिजली महंगी है, सस्ती नहीं हुई, सर्दियाँ आ गई हैं, पूरे मुल्क में गैस की शॉर्टेज है, उसके हवाले से कोई परेशानी नहीं है। न सिर्फ गैस की शॉर्टेज है, गैस की कीमतों में 4 माह में 850% इजाफा हुआ है। जिस तरीके से हुकूमत अपने सरकारी लोगों की और सियासतदानों की, MPAs की और स्पीकर्स की और डिप्टी स्पीकर्स की तनख्वाहें बढ़ा रही है पंजाब में, ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई माशी बुहरान है ही नहीं और सब अच्छे की रिपोर्ट है। तो सर मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से ये हुकूमत हकीकत को देख नहीं पा रही, और जो अवाम को दिखाना चाहती है जिससे उसको फख्र है, सिर्फ उसी के ऊपर उसने अपनी तवज्जो मरकूज की हुई है। आप इस सिचुएशन पे क्या कहेंगे सर? ये देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि इससे ज्यादा और सबसे दर्दनाक किस्म की स्टैटिस्टिक्स ये है कि इस वक्त 40% अवाम सतह गुर्बत से है नीचे। यानी 10 करोड़ अवाम को ये पता नहीं कि वो अगले वक्त की रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे। दूसरी बड़ी हैरानकुन बात है, पाकिस्तान के 1 करोड़ लोग जो मुल्क से बाहर चले गए, वो तो $36 अरब मुल्क को कमा के भेज देते, कुछ खर्चा वहां भी करते होंगे ऑब्वियसली। यानी उनकी प्रोडक्टिविटी अगर वो 36 अरब बेचते हैं तो 30 अरब तो वो वहां भी कमा रहे होंगे जो अपने खर्चे में लगा रहे होंगे, यानी 66 अरब 1 करोड़ कमाते हैं। और यहाँ 24 करोड़ मिल के इस हुकूमत के नीचे जो है 36 अरब से ज्यादा की एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
एक्चुअली चौथे अरब की एक्सपोर्ट है। कितनी शर्म की बात है हमें अपनी प्रोडक्टिविटी नंबर से कि 24 करोड़ एक पल्ले में रख दीजिए और 1 करोड़ दूसरे पल्ले में रख दें, वो 1 करोड़ का पल्ला भारी। बिल्कुल ठीक। ये मुल्क कैसे चल रहा है? जब भी इस मुल्क में आप इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, अमन है नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, अदालतें आजाद नहीं, अदालतों में बेतहाशा इस वक्त गड़बड़ चल रही है, पॉलिटिसाइज हुई हुई है, बट ऑल इज वेल। बिल्कुल सड़कों पे लोगों को पुरअमन एहतजाज करने का हक नहीं। पुरअमन शहरियों पे गोली चलाना हुकूमत अपना ऐन फर्ज समझती है। लाइटें बंद करके लोगों को मारना, टेयर गैस करना वक्त फराइज अवलीन में समझती है। पूरे मुल्क की सड़कें 5 दिन के लिए बंद कर दी, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं हुआ। इंटरनेट पूरे हफ्ते बंद कर दिया, ट्विटर उन्हीं ने बंद किया हुआ है। मीडिया के ऊपर नाम नहीं लिया जा सकता, चलाए जाते इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, बागी पीटीआई चलाते। कितना आजाद मुल्क है हमारा, कितना जमहूरियत पसंद मुल्क हो गया हमारा। आज पाकिस्तान में पिछले 3 माह में मेरे रोजाना 4 नौजवान ऑन एन एवरेज शहीद होते हैं। वो माए पूछती है कि हमारे मुल्क में अमन कब आएगा। बिल्कुल ठीक नकवी साहब वो पूछते हैं अमन कब आएगा। बिल्कुल ठीक नकवी साहब, एक और जरूरी सवाल सर। जिस वजह से 1971 में 2 लाख हुए थे जी। उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान की डोमिनेशन ओवर ईस्ट पाकिस्तान थी, हमने इस वक्त कुछ नहीं किया। आज पंजाब की डोमिनेशन है ओवर द अदर 3 प्रोविंसेस। हमने 50 साल में वो भी सबक नहीं सीखा। हमने बलूचिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1975 में ऑपरेशन शुरू किया था। आज तकरीबन 50 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम बलूचिस्तान को पुरअमन नहीं कर सके। बिल्कुल इसकी वजह सारे पाकिस्तान को पता है, इसके इमरान खान ने शऊर दे दिया। इसके पीछे वही आर्मी हाथ है जो इस हुकूमत को संभाले में। नकवी साहब, आज असेंबली के अंदर पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम का बिल भी पेश किया गया, जिसे कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। आज ही के दिन हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने डिजिटल मीडिया रियासत मुखालिफ बयानिए का तोड़ निकाला है और डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को ऑपरेशन करने की वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी है, जिसके लिए फ़ौरन से 53 करोड़ रुपए भी मांग लिए गए हैं। और इसका काम यही होगा कि रियासत के बयानिए को प्रमोट करना है और मुखालिफ बयानिए का जवाब निकालना है। हम ये भी जानते हैं कि फेक न्यूज़ के ऊपर आर्मी चीफ का बयान भी है, वज़ीर आज़म का भी है, और ये पीका एक्ट में तरमीम का मुसविदा भी तैयार है जो इस सेशन में पेश करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद सजाएं बढ़ा दी जाएंगी। और फिर आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पर आपका नैरेटिव लेने वाला तो बेचारा अल्लाह रहम फरमाए उसके ऊपर। फिर जी वो तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसे जानवर का नाम है जिसको अभी तक कोई टेम नहीं कर सका। बिल्कुल। और ये सोशल मीडिया जो है खुद इवॉल्व होता है। आज जिसकी पाबंदियां लगाते जाएंगे ये इवॉल्व होके कोई ना कोई और तरीके कार निकाल लेगा। तो इसमें तो कोई मसला सोशल मीडिया को तो है नहीं। इससे क्या पाकिस्तान से नहीं लिखेंगे, बाहर से लिखेंगे, असली नाम पे नहीं लिखेंगे, फेक नाम पे लिखेंगे, दोस्तों के नाम से करवाएंगे। पाकिस्तान की ट्वीट जो है वो किसी और मुल्क के लोग कर रहे होंगे। ये रोकी नहीं जा सकती। इसका रोकने का एक ही तरीका है, यह है कि जो जेन्युइन मीडिया है वो इतना आजाद हो कि लोग बाकी मीडिया की तरफ देखें ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन आज से चेयरमैन पीटीए का भी बयान है, काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं हर किसी के हाथ में जो ये मोबाइल फोन है ये एटम बम की तरह है और साइबर क्राइम पर कंट्रोल पाने के लिए सबको साथ देना होगा। फेक न्यूज के हवाले से मिलकर काम करने की जरूरत है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि उन्होंने कह दिया कि हम इसको नहीं संभाल सकते हैं, सबने अपना अपना किरदार अदा करना होगा। कि मैंने आपसे कहा ना, जस्ट व्हाट यू सेड, जब एटम बम चलता है तो उसकी तबाही जो है वो कंट्रोल नहीं होती। इट इज नॉट अ कंट्रोल बम। इसका मल्टीप्लिकेशन रेट जो है सोशल मीडिया का इज सो फास्ट कि लोग कोविड को भूल जाते हैं। तो ये वाली चीज जो है हमें मद्देनजर रखते हुए फैसले करने चाहिए। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि जहां खबरें असली आ रही होंगी, मीडिया आजाद होगा, किसके पास वक्त है कि वो ट्विटर पे खबरें ढूंढे,
वो फेसबुक पे जाए, इंस्टाग्राम पे जाए, फेक न्यूज पे जाए, वो देखता है कि भाई किस चैनल की रैंकिंग कैसी है। ऐसे कि ऑफिशियल मीडिया अगर कोई गलत खबर देगा तो उसके ऊपर कतरन लगाना बहुत आसान होता है। ट्रू। सोशल मीडिया पे आप कतरन लगाना बहुत मुश्किल होता है, फिर उसको साबित करना, उसके लोगों को लाना, आप कॉज चला सकते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया।